ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो। ये मैं पहली बार आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पे बोल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक निकालो, ठीक है? टेक्स्ट बुक निकालो एंड आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में, अगर आपके पास न्यू गरेवाल की टेक्स्ट बुक है, क्योंकि मैंने इसकी इमेज नहीं डाली हुई है, ये एडजस्टमेंट में टाइप भी कर दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेज नंबर में पेज नंबर वगैरह सब लिख देता हूँ। पेज नंबर 4.43, पेज नंबर 4.43 पे ये एक क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है? पेज नंबर 4.43 पे ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसकी एक एडजस्टमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छी एडजस्टमेंट है जो कि मुझे आपको समझानी है। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है एंड एक एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है आकाश was to carry out the reconstruction work of the firm at a remuneration of ₹10,000। तो ये एक एडजस्टमेंट है। अभी तक जितने भी मैंने सम कराए ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस में देखता रहता हूँ, कोई भी नई चीज़ मेरे को लगती है कि जो मैंने नहीं कराई है आपको एंड थोड़ी सी टिपिकल है, वो मैं हमेशा आपको करवा देता हूँ। तो ये एक एडजस्टमेंट है, ये मेरे को मिली जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था आज। मैंने सोचा कि मैं आज का लेक्चर करवाने से पहले जो मुझे एग्जाम्पल आज समझाना है, वो एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं थोड़ा एक एडजस्टमेंट में समझा दूँ। तो ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नॉर्मल सम है ये, आप टेक्स्ट बुक में देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 4.43, नॉर्मल सा बेसिक सा सम है। ओके, उसमें ये आपको एडजस्टमेंट दी हुई है कि आकाश एक पार्टनर है जो रिकंस्ट्रक्शन का काम करने वाला है एंड उसे फॉर्म, मतलब हम बिजनेस, ₹10,000 पे करेंगे, ठीक है? ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। अब देखो, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। हमको पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस से बनाने पड़ते हैं, पार्टनरशिप डीड वापस से बनती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं, थोड़े बहुत काम पड़ते हैं हमें। तो आकाश ने बोला कि ये काम मैं कर देता हूँ, ठीक है? सारी झंझट मैं संभाल लेता हूँ, पर इसके बदले में मैं ₹10,000 लूंगा, ठीक है? तो ये इस एडजस्टमेंट का मीनिंग है। आकाश ने बोला कि जितना भी रिकंस्ट्रक्शन का काम है सब मैं संभाल लेता हूँ, उसके बदले में मैं ₹10,000 लूंगा। ये एडजस्टमेंट है। तो ये ₹10,000 जो है वो हमारे लिए मतलब हम, मतलब बिजनेस, हमारे लिए एक खर्चा है, ये एक एक्सपेंस है, ठीक है? तो इसके इफेक्ट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, ठीक है? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, उसमें डेबिट साइड पे इसका फर्स्ट इफेक्ट होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट इफेक्ट इक्वल्स टू डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ₹10,000, ठीक है? मतलब ये हमारे लिए खर्चा है, तो ₹10,000 ये हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में से डेबिट कर देंगे। हमारे लिए खर्चा है एक टाइप का, एक्सपेंसेस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। अच्छा, इसका दूसरा जो इफेक्ट है, ये जो आकाश को हमने पैसे दिए 10,000, इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं। तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है, ये पूरा सम मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सा सम है, सिर्फ इसमें मेरे को ये एक एडजस्टमेंट इंटरेस्टिंग लगी। इसका दूसरा इफेक्ट होगा क्रेडिट वाला इफेक्ट, एंड वो क्रेडिट वाला इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में आकाश का जो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट साइड पे, उसमें मैं ₹10,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे आकाश के अकाउंट में मैं लिख दूंगा, ठीक है? अब मतलब अगर मैं आपको ये फॉर्मेट में लिख के दिखाऊं, तो सबसे पहले तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 10,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एक्सपेंसेस या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, या आप यहाँ पे टू आकाश कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है? आकाश कैपिटल। एंड दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो होगा पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल में ये जो, सपोज करो यहाँ पे आकाश है, तो आकाश में मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000, ठीक है? ये इसका इफेक्ट है। मेरे को बताना था, मेरे को समझाना था, तो मैंने समझा दिया। अच्छा, कभी कभी इस एडजस्टमेंट में थोड़े चेंजेस भी आते हैं। कभी कभी लिखा हुआ होता है आकाश वॉज टू कैरी आउट द रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज, या एक्चुअल एक्सपेंसेस आर ऑफ रुपीज
5,000। ठीक है, ये थोड़ा अभी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज किया। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकाश को हमने 10,000 रुपीज दिए, हम मतलब बिजनेस, हमने 10,000 रुपीज आकाश को दिए ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन का सारा काम संभाले, पर एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्चुअल एक्सपेंसेस आए सिर्फ 5,000। मतलब एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? एक्चुअल में खर्चा हुआ 5,000 रुपीज। एंड अभी क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि ये 5,000 रुपीज एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो किसने पे किए। ठीक है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो 5,000 रुपीज एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं ये आकाश ने पे की। ठीक है, पेड बाय आकाश। मैं वापस से एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपीज आकाश को हमने पैसे दिए ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करे। एक्चुअल में 5,000 रुपए का खर्चा हुआ। एंड क्वेश्चन में इसके आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये 5,000 रुपए आकाश ने पे किए। इन शॉर्ट, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस है 5,000 रुपए के, इन क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि आकाश ने पे किए कि हमने पे किए, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये पैसे आकाश ने पे किए एंड इसका कोई भी अलग इफेक्ट नहीं होगा, सेम इफेक्ट होगा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, 10,000 रुपीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे एंड दूसरा इफेक्ट इसका पार्टनर्स कैपिटल में होगा, आकाश में क्रेडिट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चेंज कब होता है मैं वो भी बता देता हूँ। मैं जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट समझाऊंगा उसके जितने भी पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे ही बता दूंगा मैं एक साथ। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता आकाश वॉज टू बी कैरीड आउट, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 10,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस आर ऑफ 5,000। सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा तो ये 5,000 रुपीज का हमको कुछ नहीं करना है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सिर्फ अगर क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए हमने आकाश को दिए, एक्चुअल में 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये 5,000 रुपए कहीं पे कुछ इसका रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही आकाश को 10,000 दे दिए। अब वो जाने उसका काम जाने, भले अभी 10,000 में से 5,000 का खर्चा होता है या 10,000 में से सपोज करो 7,000 का खर्चा होता है, वो आकाश का काम है, अभी हमारा काम नहीं है। हाँ, पर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता है कि आकाश को हमने 10,000 रुपए दिए, एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपए एंड दीज एक्सपेंसेस, ठीक है, दीज एक्सपेंसेस या दीज एक्सपेंस या दिस एक्सपेंस अच्छी तरह से लिखूं, इज पेड बाय द फर्म। ये जो एक्सपेंस हुआ 5,000 रुपए का, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि फर्म ने पे किया, मतलब हमने आकाश को 10,000 रुपए दिए थे कि भाई तू रिकंस्ट्रक्शन का काम करा दे, पर जब एक्चुअल खर्चा आया तो 5,000 रुपए हमको ही देने पड़े। ठीक है, तो फिर ये जो 5,000 रुपीज है इसकी एंट्री होगी। ठीक है, फिर ये 5,000 रुपीज की एंट्री होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे एंड इसके अकाउंट में से ये 5,000 रुपीज हम डेबिट करेंगे। आकाश के कैपिटल अकाउंट में से हम ये 5,000 रुपीज डेबिट करेंगे। ओके, एंड इसका दूसरा इफेक्ट होगा कैश एंड बैंक अकाउंट में, कैश एंड बैंक में अकाउंट में हम ये डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिए। अभी आज मुझे एक जो सम कराना है ये मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये मेरे कोई काम का नहीं है। तो अभी आज जो टॉपिक मुझे करवाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल कंडीशन। ठीक है, मेथड इक्वल्स टू कैपिटल कंडीशन। ये कहीं पे भी ऐसे नाम वाम दिया नहीं हुआ है कैपिटल कंडीशन। ठीक है, ये मैंने नाम दिया है इसको मेथड को। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। डायरेक्टली क्वेश्चन में बताते नहीं है कि कैपिटल कंडीशन है इस क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, ये मुझे आज करवाना है। इसकी इमेज वगैरह एंड फॉर्मेट वगैरह जो है वो मैंने बना दिया है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। इसका मतलब होता है कैपिटल कंडीशन क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। पर ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आपको लिख के नहीं देंगे कि ये कैपिटल कंडीशन वाला सम है, यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। तो देखने से ये सम एकदम नॉर्मल सा लगेगा आपको, ठीक है, कुछ भी आपको अलग दिखाई नहीं देगा। सेम वही ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है। ओके, सेम कोई चेंज वगैरह नहीं है इसमें। पर यहाँ पे जब आप ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे, सेकंड वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि चेंज है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दी
न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय ब्रिंगिंग कैश एज द केस में बी। ठीक है, ये है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। ये पूरी लाइन ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये वाली जो लाइन है ऐसे ब्रैकेट बना देना इस पर प्लीज। ठीक है, ये जो लाइन है ये मेरे लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इस लाइन की वजह से आपको पता चलेगा कि आपका सम कैपिटल कंडीशन वाला आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर मैं वो समझाऊं तो इस क्वेश्चन में ये लोगों ने लिखा है कि न्यू रेशियो जो है वो इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव दैट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। तो इन्होंने बोला है कि जो इनका कैपिटल होना चाहिए, जो इनका कैपिटल न्यू कैपिटल होना चाहिए वो इनकी न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। ओके, एंड इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई पार्टनर पैसा लेके आएगा एंड किसी पार्टनर का अगर कैपिटल ज्यादा होगा तो उसको हम पैसा पे करेंगे। ठीक है, ये इस लाइन का मीनिंग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, क्या इसकी कैलकुलेशन होगी वो आपको पता चलेगा। आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा अटेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो, मैं जो मेरे स्टेप्स होते हैं मैं वो मेरे स्टेप्स अच्छी तरह से शांति से फॉलो करूंगा। इसमें होता क्या है, पूरा बैलेंसिंग तक सम जो है वो सेम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, ओके, PQRS। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। अब यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं तो मेरे को एक और कॉलम एक्स्ट्रा, दोनों साइड एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट में कॉलम ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे मीटिंग को पॉज करके, लेक्चर पॉज करके मैंने पार्टनर्स के कॉलम्स बना लिए यहाँ पे। तो जैसे मैं सम सॉल्व करता हूँ वैसे ही मैं करूँगा, कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले मैं जो इनके कैपिटल की वैल्यू दी हुई है PQRS की 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 3 4 5, वो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे लिख दूंगा मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड यहाँ पे जो अमाउंट है इनकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, जो इनकी अमाउंट है क्वेश्चन में दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप जो हमारा होता है वो होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ एक ही रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एंड यहाँ पे उसके रिलेटेड में एडजस्टमेंट भी दी हुई है। WACF की सारी टाइप की एडजस्टमेंट मैं समझा चुका हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल नंबर भी आपको बता सकता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें WACF में आने वाली जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो मैंने सारी सिखा दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि WACF की वैल्यू है 1,70,000 एंड अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लेम आ गया है, क्लेम अगेंस्ट WACF वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। ठीक है, बैलेंस शीट में हमेशा ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ दिया करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,70,000। अब इसका क्लेम कितना आ गया, ठीक है, इसका क्लेम आ गया 2 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे हमारे पास WACF था 1,70,000 एंड अभी उसके सामने क्लेम आ गया हमारे पास 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमको 30,000 रुपीज़ अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड 30,000। ये 30,000 रुपीज़ हमको अपनी तरफ से खुद से डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एडिशन टू WACF। ठीक है, एडिशन टू WACF 30,000 रुपीज़ एंड ये 30,000 रुपीज़ हमारा लॉस है। देखो अब हमारे पास WACF में 1,70,000 पड़े थे। अब किसी वर्कर को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अभी उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए का क्लेम आया हमारे पास। अब हमारे पास है 1,70,000, क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का, तो 30,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, वो हमारा लॉस है। तो वो यहाँ पे WACF में होगा ऐड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट साइड पे WACF 30,000 रुपीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। अच्छा, अब इसका भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, WACF में यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लेम ऑफ 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ये 2 लाख रुपए का क्लेम आया, अभी तक हमने पे नहीं किया है। तो जब तक हमने पे नहीं किया है तब तक ये 2 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी है। जब हम पे कर देंगे तब ये 2 लाख रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे। पर आज तक मैंने ऐसे देखा नहीं है कभी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि क्लेम आया और क्लेम पे कर दिया। ओके, इन शॉर्ट क्लेम है हमारा, तो आउटर कॉलम में एज ए लायबिलिटी हम इसको लिखेंगे। अच्छा, अब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 30,000 रुपए का लॉस हो गया, 30,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। कुछ पैसा बचता है रिजर्व्स में से तो हम पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई अमाउंट बची नहीं है हमारे पास, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक ही रिजर्व था, एक ही एडजस्टमेंट थी, वो सॉल्व हो गई।
उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि गुडविल के रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स वगैरह है वो सॉल्व कर लो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे या मेथड नंबर 2 से, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, दो मेथड्स हैं। एक मेथड में हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड एक मेथड में हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करो, मतलब ये नॉर्मल फर्स्ट वाली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 2,70,000। मेरे को सब न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो लिखना पड़ेगा। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका कितना दिया हुआ था ऊपर से देखना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो इनका क्वेश्चन में 1423। ओके, 1423, 1423, 1:4:2:3। ठीक है, 1:4:2:3 इनका न्यू रेशियो है। इनका सॉरी ओल्ड रेशियो है इनका। अभी इनका न्यू रेशियो जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब इनका न्यू रेशियो है 1:1:1:1। वो भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 1:1:1:1। ठीक है, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे इसको भी प्लस कर देते हैं। तो 1 + 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, तो यहाँ पे सबके अपॉन में हम लिखेंगे 10। अब ये इनका ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आ गया। अब मैं इनका कैलकुलेट करूँगा सेक्रीफाइस। ठीक है, तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मेरी आदत है मैं हमेशा सेक्रीफाइस की फॉर्मूला से ही सब कैलकुलेट करता हूँ। आप गेन की फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेक्रीफाइस का आंसर अगर माइनस में आएगा मतलब गेन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइस ऑफ पी। तो पी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/10। पी का जो न्यू रेशियो है वो है 1/4। ओके, तो अब यहाँ पे चलो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूँ फटाफट। यहाँ पे नीचे 4, ऊपर भी 4। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे 10, ऊपर भी 10। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 40। बाद में मैं कटाम कुटी कर लूँगा तो ये हो जाएगा 4 - 10। ठीक है, 4 - 10, 4 - 10 का मतलब होता है -6/10। इसकी अगर मैं कटाम कुटी कर लूँ तो 2 3 जा 6, -3 ऑब्वियसली एंड 2 5 जा 10। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। अच्छा, सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आया तो ये हो गया गेन। दूसरे जो पार्टनर है उसका सेक्रीफाइस हम फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे 6/40 आएगा एंड कटाकुटी में यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 2 20 जा 40 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया गेन 3/20। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ क्यू। ठीक है, PQRS। तो क्यू का ओल्ड रेशियो है 4/10 माइनस क्यू का जो न्यू रेशियो है वो हो गया 1/4। ठीक है, वापस से यहाँ पे नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, एंड यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी। तो ये हो जाएगा अपॉन में 40। न्यूमिनेटर में 4 4 जा 16 माइनस 10 1 जा 10। तो 16 - 10 मतलब 6/40 एंड 6/40 का मतलब होता है 2 3 जा 6 अपॉन 220 जा। तो ये क्यू का सेक्रीफाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू ने बेचारे ने बलिदान दिया। हाँ, अभी सेक्रीफाइस ऑफ आर। ठीक है, PQRS में अभी आर की बारी। तो आर का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/10। अभी आर का भी न्यू रेशियो जो है वो हो गया है 1/4। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा अपॉन में 40। यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/40।
ठीक है, एंड -2/40, -2/40 का मतलब होता है -1/20। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अभी इसका भी माइनस में आया आंसर, ठीक है, इसका आंसर माइनस में आया, मतलब इसका भी गेन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ PQRS। ओके, तो एस का मेरे हिसाब से अभी गेन ही होगा। एस का ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस एस का जो न्यू रेशियो है वो है 1/4। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 40 लिख देता हूँ। यहाँ पे ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, एंड यहाँ पे ऊपर 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 4 3 12 एंड -10। ठीक है, तो इसका आंसर ओके 2 आ रहा है। 2/40 एंड 2/40 का मतलब होता है 1/20। तो यहाँ पे दो लोगों का गेन हुआ है एंड दो लोग, ये Q एंड ये S, ये दो लोगों का यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, अब इनकी प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो वो भी नीचे कर लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो लोगों का गेन निकलेगा। ठीक है, दो लोगों का गेन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गेन हुआ है P को एंड दूसरा जो गेन हुआ है वो हुआ है R को। दोनों, ये दोनों लोग जो हैं वो पैसे देंगे, वो अपना एक तरीके से जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो Q एंड S को देंगे। ठीक है, दोनों लोगों को ही देना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, सर 3/20 P का सेक्रीफाइस हुआ, 3/20 P का गेन हुआ। ओके, P का गेन हुआ एंड Q का सेक्रीफाइस हुआ, तो Q P को पैसे देगा एंड R जो है वो S को पैसे देगा। ऐसा कोई खुद का रोल नहीं बनाना। ठीक है, हम पहले प्रीमियम फॉर गुडविल देखेंगे टोटल कितना है, फिर इनके जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, मतलब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो सबसे पहले मैं प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल या ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ P। ठीक है, तो P अभी कितने पैसे देगा, टोटल जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू है 2,70,000। ठीक है, तो 2,70,000 गुडविल की वैल्यू है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू 2,70,000। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय P का जो गेन है। ठीक है, P का जो गेन हुआ वो यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर आपको दिया हुआ होगा, नहीं मैंने हमने कैलकुलेट किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो आ रहा है -3/20, मतलब 3/20। तो साइड में मैं नीचे कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 20, तो इसका आंसर हाँ, इसका आंसर ये रहा, परफेक्ट। 2,70,000 इंटू 3/20। ओके, इसका आंसर आ रहा है ₹40,500। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है P का। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ R। ओके, क्योंकि R को भी गेन हुआ है तो R को भी प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1/20। जितना उसको ऑब्वियसली जितना गेन हुआ उसी हिसाब से पैसा भी देना पड़ेगा। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/20, मतलब डिवाइड बाय 20, तो इसका आंसर आ रहा है 13,500। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 13,500। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल प्रीमियम ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, ये पूरे वर्किंग नोट्स है, मैं वर्किंग नोट्स भी एकदम नीट एंड क्लीन सही तरीके से आपको बना के बता रहा हूँ। ओके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जब आप लिखो, जब आप समझते हो, तब आप वर्किंग नोट्स आपको अच्छी तरह से बनाने चाहिए। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग नोट्स मैंडेटरी होते हैं एंड बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे बोला जाता है कि वर्किंग नोट्स कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सेम बोर्ड में भी ऐसा होता है। ओके, कुछ टीचर्स जो आपका पेपर चेक करेंगे वो, उनको वर्किंग नोट्स चाहिए। ठीक है, एंड कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग नोट्स देखते भी नहीं है। तो वर्किंग नोट्स स्टार्टिंग में अच्छी तरह से सीखो, फिर जितना हो सके मैं तो यही बोलूँगा वर्किंग नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर वर्किंग नोट्स पे भी मार्क्स दे रहे हैं, आपके स्कूल में बोर्ड में भी वर्किंग नोट्स अगर चेक होते हैं तो आपको अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अब टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो है 40,500 प्लस 13,500। ठीक है, नीचे टोटल मार लेते हैं, तो 40,500
प्लस 13,500, तो इसका आंसर आ रहा है 54,000 रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ 54,000 ये प्रीमियम फॉर गुडविल का टोटल आ गया। ओके, तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया है 54,000। अभी इस 54,000 में से पी को कितना मिलेगा, अच्छा सॉरी क्यू को कितना मिलेगा एंड एस को कितना मिलेगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी सैक्रिफाइस रेशियो, चलो मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ आर, अच्छा आर का तो गेन हुआ है, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ क्यू एंड एस। ओके, तो क्यू का जो सैक्रिफाइस था वो था 3/20 एंड जो अपना एस था उसका सैक्रिफाइस था 1/20। मतलब इनका सैक्रिफाइस रेशियो है 3:1, डिनोमिनेटर को इग्नोर करो। तो इनका ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। ओके, अब 3:1 का मतलब होता है 3/4 एंड 1/4। तो 54,000 रुपीज़ जो है वो मैं इनको, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैं पे करने वाला हूँ। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि 54,000 का आधा आधा दे दो। आधा आधा तब होता है जब इनका सेक्रीफाइस इक्वल होता है। ये कभी नहीं हुआ अभी तक, अभी पहली बार इस समय हुआ है। ध्यान से समझो, 3:1 इनका सेक्रीफाइस है। देखो, जो Q है उसका सेक्रीफाइस है 3/20 एंड जो S है उसका सेक्रीफाइस है 1/20। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:1, मतलब 3/4 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर ऑफ Q। ठीक है, तो Q को टोटल 54,000 रुपीज़ में से 3/4 पार्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मतलब 40,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शेयर ऑफ S, तो S को 54,000 रुपीज़ में से 1/4, ओके, मतलब बाकी का ऑब्वियसली जो बाकी का पैसा है 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मतलब 13,500। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे गलत फहमी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर देखो पी का जो शेयर था, ठीक है, वो आपने क्यू को दे दिया और आर का जो शेयर था वो आपने एस को दे दिया। ठीक है, हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस सब में हो रहा है क्योंकि देखो जितना पी का गेन हुआ उतना ही क्यू का सेक्रीफाइस हुआ है, जितना आर का गेन हुआ उतना ही सेक्रीफाइस एस ने किया। इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हमने पी का पैसा क्यू को दे दिया एंड आर का पैसा हमने एस को दे दिया। ऐसा हर सम में हो ज़रूरी नहीं है। अगर इनके रेशियोज में चेंजेस होंगे तो कैलकुलेशन में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, पर अभी यहाँ पे Q को 40,500 मिलने वाला है एंड S को 13,500 मिलने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर अभी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज़ वापस से उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना। ओके, तो वापस मैं ये सम अभी कंटिन्यू करूँगा। हाँ, जो लोग वीडियो लेक्चर ऐप पे देख रहे हैं वो इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर को देखो। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में इसका बाकी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे एंड यहाँ पे जिसको जितना 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 पैसा मिलने वाला है वो मैं इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। तो Q को मिलने वाला है 40,500 पार्टनर्स कैपिटल, Q को मिलने वाला है 40,500 एंड S को मिलने वाला है 13,500। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो पैसा है ये इनको किसने